नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हाँ, आ जाओ करवा खड़ा आ जाओ। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन और इस समय मौजूद है जनपद इटावा के भरतना में। और हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक व राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन सुखाय पार्टी और एवं प्रदेश के सुविख्यात शिक्षाविद शिव प्रसाद यादव जी। और जिस तरीके से कहा जाए, चाहे शिक्षा की बात कर लें, चाहे राजनीति की बात कर लें, चाहे समाज सेवा की बात कर लें, और बहुत ही अग्रणीय कार्य किया है। और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। आज जानते हैं उससे क्या राजनीति का कैसा सफर रहा इनका और कहां से शुरुआत हुई और शिक्षा जगत में कहां से शुरुआत करी है। और शिक्षा जगत के साथ साथ कई विद्यालय इनके जो मौजूद हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार आदाब। क्या कहेंगे, जिस तरीके से सबसे पहले हम आपको बधाई देंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणी कार्य आपने किया है और प्रदेश तथा देश में नाम रोशन किया है। निश्चित रूप से ये माँ सरस्वती की कृपा ही है, ऊपर वाले का शुक्र है कि हमने एक साधारण अध्यापक से अपना कार्य प्रारंभ किया था और आज हजारों संस्थाएं हैं, 80-85 हज़ार शिक्षकाएं हमारे साथ काम कर रहे हैं। एक हमारा बड़ा परिवार है, लाखों बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का काम कर रहा हूँ। हमें खुशी है कि हमारा पूरा ये शैक्षिक परिवार एक गुणवत्तापरक शिक्षा देने में सक्षम है और दे रहा है, और समाज के लोग हमको स्वीकार भी कर रहे हैं। अच्छा, वही बात करें तो राजनीति के क्षेत्र में कहाँ से आपने राजनीति शुरुआत की? ऐसा है समील भाई, मुझे राजनीति करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इतना बड़ा काम था प्रदेश में, 5.5-6 हज़ार विद्यालय, इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े स्टाफ, हमें राजनीति कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब अन्याय अत्याचार को देखा, अपने लोगों की उपेक्षा देखी, तो राजनीति में मजबूरी में मुझे आना पड़ा। और मैं पिछले राजनीति में कई एक इटावा लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, कई विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, और लगभग 5-6 चुनाव में लोकसभा विधानसभा का लड़ चुका हूँ। अच्छा, बात करें तो आप भरतना क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं, उस समय कैसा क्या रहा? नहीं, बिल्कुल, भरतना की जनता को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमको जनप्रतिनिधि होने का सौभाग्य प्रदान किया। और श्री मुलायम सिंह जी जो हमारे बीच में आज नहीं हैं, हम उनको श्रद्धा से उनको नमन करते हैं। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री के रूप में हमारे खिलाफ वो चुनाव लड़ने के लिए आए हुए थे, तो पूरे दिन भर वो हमसे पीछे रहे और लास्ट में मात्र 6700 वोटों से उन्हें किसी प्रकार से जिता दिया गया। और इसके बाद में जब उन्होंने वो सीट खाली की, तो मैं वहीं से भारी बहुमत से जीत करके आया। अच्छा, बात करें तो ये तो आपका राजनीति का सफर रहा। अब आवश्यकता क्यों पड़ी जो आपने पार्टी बनाई है सर्वजन सुखाय पार्टी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि पार्टी बनाने? और भी आप सपा में भी रहे और बसपा में भी रहे, कई पदों पर रहे, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? मैं बता दूं आपको कि मैं सपा में कभी नहीं रहा। अच्छा, जीवन में कभी भी मैं सपा में नहीं रहा, और उसका कारण है कि मुझे सपा की नीतियां कभी भी अच्छी नहीं लगी। सपा समाजवादी पार्टी जब से स्थापित हुई है और सैफी परिवार जब से ताकतवर हुआ है, तब से
हमारे पूरे प्रदेश के घोसी यादव समाज को बर्बाद करने का और कमज़ोर करने का काम सैफी परिवार ने किया है। इसलिए मैं भी चूँकि घोसी यादव परिवार से संबंधित हूँ, तो एक और जब हमें कोई प्रताड़ित कर रहा है, उपेक्षित कर रहा है, हमारे हक नहीं दे रहा है, हमें अपमानित कर रहा है, हमारे पूरे समाज को बर्बाद करने पर उतारू है, तो हमारी विचारधारा उस व्यक्ति से नहीं मिल सकती। हम पीड़ित हैं और पीड़ा देने वाले से हमारी विचारधारा कैसे मिल सकती है? तो इसलिए हमने अपनी पार्टी की स्थापना की कि हम अपनी पार्टी के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक करेंगे, अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और अपनी खुद की राजनीति करेंगे, अपने समाज को लेकर, बैकवर्ड को लेकर, SC/ST को लेकर और माइनॉरिटी के जो लोग हक वंचित हैं, उपेक्षित हैं, उनको पूरे सभी शोषित, पीड़ित, हक वंचित, उपेक्षित और अपमानित लोगों को, जिनको देश की आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक उनका सम्मान, प्रतिष्ठा और अधिकार नहीं मिला है, उन सबको जोड़ करके हम अपनी सर्वजन सुखाय पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से बात करें तो प्रदेश में उपचुनाव है 10 सीटों पर, और उसमें आपकी पार्टी जिस तरीके से आप जा रहे हैं करहल क्षेत्र में और करहल विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ सक्रियता भूमिका निभा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी करहल विधानसभा का उपचुनाव लड़ेगी। हमारी पूरी तैयारी है, बूथ स्तर की तैयारी है, हमारी प्रतिदिन मीटिंग लगी, गांव-गांव मीटिंग लगी हुई हैं। हम लोग बहुत मजबूत प्रत्याशी वहाँ पर उतारेंगे और अपना चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, जिस तरीके से बात करें शिक्षा जगत की, आपने जैसे कहा लगभग 6000 स्कूल हैं और अग्रणी कार्य किया है, शिक्षाविद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बहुत ही समाज में जो अलग जगाई है शिक्षा की, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए हमारे चैनल के माध्यम से वो कम है। बात करें तो वहीं सरकार भी शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रही है, पर जहाँ कहते हैं कि प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय में फीस का अंतर रहता है, ये क्या, इसको क्या? मैं आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी ना हो, कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सपा और भाजपा ये दोनों ही सरकारों ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था को बर्बाद करके रखा है। जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, एडेड विद्यालय हैं, इनको जानबूझ करके शिक्षा की गुणवत्ता को खत्म कराया जा रहा है। केवल बच्चों को वहाँ थाली और चम्मच लेकर के दलिया और खिचड़ी खाने के लिए प्रसाद बांट दिया जाता है और बच्चे थाली बजाते हुए अपना वापस चले आते हैं। यही इनकी शिक्षा गुणवत्ता है। निश्चित रूप से सपा और भाजपा दोनों ने मिलकर, सपा ने नकल शुरुआत की, नकलविहीन परीक्षा की, सभी को नकल करने का शुभारंभ, नकल का जहर पिलाने का काम प्रदेश के करोड़ों करोड़ों युवाओं को समाजवादी पार्टी ने किया और शिक्षा की गुणवत्ता को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये दोनों ही पार्टियां प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए जिम्मेदार हैं। और जहां तक प्राइवेट सेक्टर में, ये लोग प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी काम नहीं करने देते हैं। तमाम प्रकार के दुनिया भर के नियम, तमाम प्रकार के ये सब करना चाहते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने तो कोई नया स्कूल ना खोल पाए इसकी पूरी व्यवस्था की है कि नया स्कूल उसका प्रारूप कोर्स बढ़ा दो, सुरक्षित कोर्स बढ़ा दो, उसका भूमि का मानक बढ़ा दो, उसका और सब व्यवस्था, जिससे कोई आदमी मान्यता ना ले सके। तो अगर मान्यता नहीं देंगे तो शिक्षा का प्रचार प्रसार, आप तो गुणवत्ता पर शिक्षा दे नहीं रहे, प्राइवेट सेक्टर में दे रहे, उनको मान्यता भी नहीं दे रहे, उनमें तमाम प्रतिबंध लगा रहे, तो शिक्षा के प्रति इन दोनों का रुझान नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि गांव, गरीब, किसान के बच्चे ना पढ़ पाए और केवल प्राइवेट सेक्टर में ही बच्चे पढ़ें और ये आउटसोर्सिंग से लोगों की नौकरी लगे। अच्छा, बात करें तो प्रदेश में की प्राथमिक शिक्षा की बात करें, प्राथमिक स्कूल कई ऐसे हैं जो अभी बरसात में, जिस तरीके से हम करहल क्षेत्र की बात कर रहे हैं जी, जहाँ चुनाव होने वाला है, उपचुनाव,
वहाँ अभी भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पानी भरा हुआ है और स्थिति बहुत ही और बाउंड्री वाल टूट गई है और अध्यापकों का पढ़ाने का रवैया ठीक नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, आप बताइए, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। पिछले 38 सालों से समाजवादी पार्टी का जनप्रतिनिधित्व मैनपुरी और करहल से है, और तब भी विद्यालयों की और शिक्षा की व्यवस्था की ये दुर्दशा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है और पूर्व की सपा सरकार जिम्मेदार है। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब अपनी कुर्सी से है। अच्छा, वहीं बात करें तो महाविद्यालय शिक्षा की बात करें तो वहीं फीस बहुत अधिक कर दी बच्चों पर, जो वो सेमेस्टर का बना दिया है। 6 सेमेस्टर बना दिए गए हैं 3 साल में, तो इससे फीस जो है बढ़ गई है। बच्चों पे बोझ, जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ रहे थे वो नहीं पढ़ पा रहे अब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्होंने शिक्षा का भी व्यवसायीकरण, सरकार ने, लोग प्राइवेट सेक्टर पे आरोप लगाते शिक्षा का व्यवसायीकरण, सरकार ने खुद शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रखा है। परीक्षा का शुल्क बेतहाशा बढ़ाया है, रजिस्ट्रेशन का शुल्क बेतहाशा बढ़ाया है, एडमिशन का शुल्क बेतहाशा बढ़ाया है। तो इन्होंने शिक्षा महंगी कर दी जानबूझ कर कि कोई गरीब शिक्षा ले ही ना पाए। गरीब तो केवल 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं में अपना गुजारा करे और उसी के आश्रित रह करके इनको वोट देता रहे। जिस तरीके से आपने कहा 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं, तो ज़्यादातर जिस तरीके से गरीबों का रुझान आ रहा है कि हमेशा जो भाजपा सरकार जो गल्ला दे रही है वो बहुत मतलब अच्छा कह रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, वो तो आपने इस लोकसभा चुनाव में देख ही लिया। गरीबों ने ही भाजपा से पल्ला झाड़ा है, और इसलिए पल्ला झाड़ा है कि भाजपा ये सोच रही थी कि गल्ला दे करके इनको हम कमज़ोर अपने सहारे कर लेंगे और ये निश्चित रूप से फिर हमको वोट करेंगे। लेकिन जनता ये भी देख रही है कि सर्दी में आप चावल देते हैं और मई जून में आप बाजरा देते हैं, तो इसका मतलब आपको जनता के स्वास्थ्य और जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, आप केवल अपनी लफाजी करते हैं। अच्छा, बात करें तो करहल उपचुनाव के लिए क्या रणनीति तैयार की गई? निश्चित रूप से करहल का उपचुनाव हम जीतने के लिए लड़ेंगे और हमारी पार्टी करहल में जीत का डंका बजाएगी। तो अभी प्रत्याशी वगैरह आपके घोषित नहीं किया गया, वहीं समाजवादी पार्टी ने तो घोषित कर दिया प्रत्याशी। चलिए, अभी सभी पार्टियों ने तो नहीं किए ना, समाजवादी पार्टी को तो करना ही था। बेचारे तेज प्रताप जी ही अभी तक बेरोजगार थे सैफई परिवार में, तो वो ज़्यादा बेचैन ना हो जाए कि पता नहीं किसी और को न टिकट घर में मिल जाए, इसलिए उनकी बेचैनी को दूर करने के लिए उनको पहले डिक्लेयर कर दिया गया है। अच्छा, आने वाले समय में 2027 में को लेकर पार्टी आपकी क्या तैयारी कर रही है? हमारी पार्टी 10 जिलों में अपने प्रत्याशी हर विधानसभा में खड़ा करने की तैयारी कर रही है। अच्छा, 2027 में अगर सरकार के साथ आपकी सहभागिता रहती है तो ऐसा क्या आप जनता के लिए करेंगे जो अभी तक कोई कर नहीं पाया है? ऐसा है, हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि हम आउटसोर्सिंग से भर्ती बंद करेंगे और पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट के उपक्रम हैं उन्हीं में भर्ती करेंगे जितनी भी वैकेंसीज हैं। किसान के लिए 5 लाख रुपए 3 साल के लिए बिना ब्याज के किसान को देंगे। KYC में जो आपाधापी होती है, जो दलाली होती है, इसको ख़त्म करेंगे और किसान की पूरी फसल MSP पर ही खरीदी जाएगी और किसान का बीमा और किसान की फसल का बीमा, इसकी जो प्रीमियम है वो सरकार ही देगी। अगर इतना हो जाता है तो निश्चित रूप से किसान खुशहाल हो जाएगा। और जहाँ तक ये अग्निवीर परीक्षा है, इसको ख़त्म करने का काम करेंगे। और जो व्यक्ति, हमारा जैसे मानना है कि वृद्धावस्था में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वृद्धावस्था में हर आदमी अपने आप को असहाय महसूस करता है, तो हम अगर सरकार में हस्तक्षेप कर पा रहे हैं
तो 60 वर्ष की उम्र के बाद इस देश के रहने वाले किसी भी जात, धर्म, संप्रदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति यदि 60 वर्ष से अधिक उम्र का हो जाता है तो बिना कोई जांच कराए उसको हम 20,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन देंगे। और ये कोई असंभव नहीं है, ये उतनी धनराशि है जितनी धनराशि भारत सरकार अडानी, अंबानी और तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों को एनपीए में माफ़ कर देती है। ये उतनी धनराशि से इन सबको, पूरे देश के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिल सकती है। अच्छा, बात करें वहीं भारत एक कृषि प्रधान देश है और जहाँ लगभग 70 से 75% खेती पर निर्भर है। और वहीं केंद्र सरकार ने बात करी थी कि किसानों की आयु दोगुनी करेंगे। क्या आपको लगता है कि किसानों की आयु दोगुनी हुई है? किसानों की आय दोगुनी मेरे तरीके से ही हो सकती है। जैसे? और किसान खुशहाल मेरे तरीके से हो सकता है। 100% एमएसपी पर उसकी फसल खरीदी जाए, उर्वरक सस्ते किए जाएं, 3 साल का ऋण मुक्त 5 लाख का ब्याज, 5 लाख का कर्ज दिया जाए और उसका किसान की फसल और स्वयं किसान का बीमा की प्रीमियम सरकार दे। 2-3 साल में निश्चित रूप से किसान इस व्यवस्था से खुशहाल हो जाएगा। चलिए, देखिए, ये थे पूर्व विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन सुखाय पार्टी के शिव प्रसाद यादव जी, जिन्होंने अपनी बात को रखा। और हम जाने से पहले हम आपको इनका विद्यालय जो है, विद्यालय भी थोड़ा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपसे बात करी थी प्रदेश के सुविख्यात शिक्षाविद, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी काम किया है। और हम मिलते हैं आपसे, विद्यालय की तरफ जाते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।